गुड इवनिंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से बात करना चाहता हूं। जो कोई चीफ जस्टिस है, आदरणीय चीफ जस्टिस जो भी है, मैं इस केस के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से एक बात करना चाहता हूं कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की केस है, इसमें पूरी तरह से 100% में से 99.99% अगर आप देखा जाए तो ये भारत सरकार की ही गलती है। और 0.1% अगर आप काउंट करेंगे तो वो पेंशनर की गलती है, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि उतनी नहीं थी कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, आगे चल के हमको क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है, ये उनको नहीं पता था या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए उनको वो 0.1% जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन 99.99% अगर कोई जिम्मेदार है ईपीएस 95 पेंशनर्स के केस को लेके, तो वो भारत सरकार है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में थी उस समय, ये मैटर नहीं करता है। देश की जनता, पेंशनर को ये मैटर नहीं करता है। देश की गरिमा को बचाने के लिए, देश की न्याय प्रणाली को बचाने के लिए एक बात समझ में आनी चाहिए कि उस समय पे भी भारत सरकार ने ही डिसीजन लिए थे। मैं सर्वोच्च न्यायालय से पूछना चाहता हूं, आप निकालिए फैमिली पेंशन स्कीम 1971, आप निकालिए। आप वहां के डिटेल्स चेक कीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पे, कांग्रेस पार्टी कहने से ज्यादा मैं भारत सरकार यहां पे कहूंगा, भारत सरकार ने 1971 में फैमिली पेंशन स्कीम निकाली थी। वो फैमिली पेंशन स्कीम इन लोगों को ऑप्शनल नहीं थी, इन लोगों के ऊपर थोपी गई थी, इन लोगों के ऊपर डायरेक्टली थोपी गई थी। इन लोगों को 1971 में फैमिली पेंशन स्कीम दी गई थी। जो फैमिली पेंशन स्कीम कहती क्या है कि आप गुजरने के बाद आपके परिवार को वो पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा। आपकी कितनी कटौती हो रही है, आपको उस टाइम पे तनख्वाह क्या है, ये कोई लेना देना नहीं। सरकार के नियम क्या थे कि आपके महीने की तनख्वाह में से पीएफ अलग से कटेगा, पेंशन अलग से कटेगी। और जब आप रिटायर हो जाओगे, 60 साल हो जाएंगे, आप रिटायर हो जाओगे और आप गुजर जाओगे, रिटायर होने के बाद में भी नहीं, आप गुजर जाओगे, तो आपके परिवार को डिपेंडेंसी नहीं होना बोल के, एक आधार बोल के वहां पे पेंशन दी जाने वाली थी, जो कि बहुत ही गलत पेंशन स्कीम है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं कि फैमिली पेंशन स्कीम 1971 को एक बार देख लेना चाहिए उन्होंने। ये केस को जिस तरह से सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रखा है, इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत है, जो कि इस देश की न्याय प्रणाली को, आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है इस देश की न्याय प्रणाली के ऊपर कीचड़ उछालने का। कितने पेंशनर मर गए मेहनत करके, देश के प्रति ईमानदारी से नौकरी करके, कितने पेंशनर मर गए, जरा लिस्ट निकाल लीजिए, जरा पता चलने दीजिए। उनकी क्या गलती थी, उन गरीब पेंशनरों की क्या गलती थी? उन्होंने तो अपने देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया था। आज भी जो पेंशनर लड़ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जरा अनशन आंदोलन की तरफ ध्यान देना चाहिए। नैक कमेटी के अनशन आंदोलन की तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने ध्यान देना चाहिए। गलती किसकी है, खामियाजा कौन भुगत रहा है? भारत सरकार की गलती है। नेताओं को आपने कभी पैसे रोके? नेताओं को फैसिलिटी देने में सुप्रीम कोर्ट ने, उनको इज्जत देने में, सम्मान देने में कभी कमी की है क्या देश की जनता ने? आप मेरे को बोलिए। आपको सिक्योरिटी है, आपको फैसिलिटी है, आपको तनख्वाह है, आपको पेंशन है, सब कुछ है आप लोगों को। जरा उन गरीब पेंशनरों की तरफ देखिए, अरे वो भी इंसान है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना चाहता हूं, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय वहां पे खामोश है। सिर्फ और सिर्फ इन गरीब पेंशनरों की दूरदृष्टि नहीं होने के कारण उनका समय, उनकी मेहनत की कमाई उनको जिंदगी भर जिल्लतों से गुजारना पड़ा। यह बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है भारत के न्याय प्रणाली के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय ने जरा देखना चाहिए, कितनी गंभीर केस है ये, शोषण की केस है ये। कितना सच्चाई को और छुपाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को यह बिल्कुल शोभता नहीं है। अगर भारत सरकार कहीं गलत है तो उस सरकार को गिराया जाए, नई सरकार लाई जाए, यह चलता रहता है, यह लोकशाही का भाग है। लेकिन अगर न्याय प्रणाली भी सरकार के साथ मिलके ऐसे जनता को अगर तकलीफ देने लगेंगी, गरीब जनता का खून चूसना जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है डेमोक्रेसी की। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था, वहां पे साफ शब्दों में कहा था कि चार चार प्रणाली के ऊपर यह लोकशाही टिकी हुई है। एक है संसद भवन, जहां से जनता के लिए कानून पास किया जाएगा। जो संसद भवन में जो सांसद होते हैं, जनता के थ्रू चुन के आएंगे, एक डेमोक्रेटिक वे से चुन के आएंगे, जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता के लिए नए कानून बनाएंगे।
पुराने कानूनों में संशोधन किया जाएगा और देश की तरक्की, देश की उन्नति के लिए जो लोग दिन रात काम करेंगे, ये होता है संसद भवन। दूसरी चीज थी न्याय प्रणाली। देश की न्याय प्रणाली कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी। आप लोगों ने 65 लाख परिवारों को जिस तरह से खदेड़ दिया है, जिस तरह से इस केस को पेंडिंग रखा गया है, इससे साफ पता चल रहा है कि गरीब पेंशनरों के साथ कैसा शोषण हुआ है। और न्याय प्रणाली खामोश है। देश की सुप्रीम कोर्ट सरकार को लताड़ती नहीं है, सरकार का वहां पे समर्थन करती है। यह गलत चीज है, यह गलत मैसेज जा रहा है दुनिया को। भारत की न्याय प्रणाली कितना गौरवशाली इतिहास है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कार क्या है हमारे। हमको अधिकार है क्या फिर हमारे महात्माओं के बारे में बात करने का, किस तरह से आजादी मिली है, कितने कितने संघर्ष के बाद ये आजादी मिली है। और अगर अभी भी ऐसा ही वातावरण इस देश में रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये न्याय प्रणाली के लिए बहुत बुरी बात है ये। मैं आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं कि वो मोदी जी को बुला ले और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ये केस को आप ज्यादा दिन पेंडिंग नहीं रख सकते। बहुत साल पेंडिंग रखा है आप लोगों ने। आप लोगों की ताकत थी इसलिए आप लोगों ने ये केस को पेंडिंग रखा। गरीब लोग लड़ नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग उनका खून चूसो। ठीक है, कोई नहीं लड़ेगा, ऐसे ही मर जाएंगे। आप सरकार आपको मैनेज करेंगी, आप सरकार के तलवे चाटते रहिए। इससे बुरे शब्दों में और मैं आपको बात नहीं कर सकता। यह प्रकोप है एक गरीब पेंशनर का, जो अंदर ही अंदर घुट रहा है वो पेंशनर, उसके बच्चे का। ये बद्दुआ है तुम लोगों को कि जिस तरह से तुमने इस देश की न्याय प्रणाली को भ्रष्ट करके रखा है, इस देश की कार्य प्रणाली को भ्रष्ट करके रखा है। यह सही चीज नहीं है। यह भारत के इतिहास को, यह भारत के सभ्यता को, संस्कृति को बिल्कुल शोभती नहीं है। यह सही चीज नहीं है। आप देखिए, आपको एक चीज पता चलनी चाहिए कि 1971 फैमिली पेंशन स्कीम लाने वाली भारत सरकार, 1990 में आर्थिक मंदी आई थी। तो पंचवार्षिक योजना जो रहती है, जो 5 साल के लिए हम देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, किसी क्षेत्र को सुधारने के लिए हम जो पंचवार्षिक योजना लाते हैं, वो उस टाइम पे नहीं हुई। 92 तक, 1990 से लेकर 92 तक वो नहीं हुई, फिर 92 से 97 तक हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर्वोच्च न्यायालय को, जब आर्थिक मंदी आई थी तो क्या खाली ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आई थी क्या? जो उस समय ईपीएस कर्मचारी थे उन लोगों के ऊपर आप लोगों ने ये आर्थिक मंदी का बोझा डाला है क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने जरा एनपीए की लिस्ट चेक करनी चाहिए, रिजर्व बैंक से लिस्ट लेनी चाहिए कि देश में कितने एनपीए बुड़ित खाते हैं। उन खातों में जरा चेक कर लीजिए ईपीएस 95 पेंशनर्स कितने हैं। एनपीए डुबाए वाले, इस देश का बैंकों का कर्जा डुबाए वाले कितने ईपीएस 95 पेंशनर्स है, जरा चेक कर लीजिए। अरे सारे बिल क्या उन गरीबों के नाम से फाड़ोगे आप? कभी किसान मर रहा है, कभी मजदूर मर रहा है, कभी जवान मर रहा है, और ये लोगों को कोई, ना सर्वोच्च न्यायालय को फर्क नहीं गिरता है, ना भारत सरकार को कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि आपको सारे फैसिलिटी है। क्या फायदा ऐसी न्याय प्रणाली का जो सरकार के कान नहीं पकड़ सकती? वो न्याय प्रणाली किसी काम की नहीं। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को जल्द से जल्द ये फाइल खोलने लगाए, जरा चेक कर लीजिए। मर रहे पेंशनर, कब तक और समय पेंडिंग डाल के इन गरीबों की मौत का तमाशा देखा जाएगा इस देश में? गलत काम करने वाले आराम से जिंदगी गुजारते, जो ईमानदारी से इस देश के लिए दिन रात काम करते रहे, वो लोग अंदर ही अंदर घुट के मर रहे। जो सही बोले तो ईमानदारी से काम करे, उनकी आत्मनिर्भरता छीन ली गई और ऐसे चोरों को आत्मनिर्भरता दिए। एनपीए किसने किसने डुबाया, जरा लिस्ट चेक कर लीजिए। उसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स के कितने लोग हैं, उनसे कौन सी दुश्मनी निकाली जा रही है। जरा ईपीएफओ को चेक कीजिए, ईपीएफओ ईमानदारी से ट्रांसपेरेंस के साथ काम कर रहा है क्या? रिस्पॉन्सिव जवाबदेही है क्या ईपीएफओ? लेबर मिनिस्टर क्या कर रहे हैं आपके? इतना 65 लाख लोग केस के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन लेबर मिनिस्टर खामोश है। न्याय प्रणाली का काम है, बुला लीजिए उनको, बिठाइए वहां पे। क्या है, सोने मत दीजिए उनको, रात भर बिठा के देखिए केस क्या है। फैमिली पेंशन स्कीम का डेटा निकालिए, ईपीएस 95 पेंशन स्कीम का डेटा निकालिए, फिर पता चल जाएगा आपको कि किसके ऊपर शोषण हुआ है और सरकार के गलतियों का खामियाजा कौन भुगत रहा है। क्या सरकार बच जाएंगी, नेता लोग बच जाएंगे और ये गरीब पेंशनर उनका बिल भरते रहेंगे क्या? तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सरकार से अंग्रेज लोग अच्छे थे।
कम से कम हम हमारे नसीब को कोसते तो भी थे कि हम गुलामी में है बोल के। अपने ही देश की सरकार अपने ही देश के जनता को इस तरह से तकलीफ दे रही है और सर्वोच्च न्यायालय खामोश है। कायदे कानून की बात मत कीजिए। जहां पे मानव अधिकारी नहीं है वहां पे कायदा कानून क्या काम का। अगर मानव अधिकारी नहीं है तो देश के कायदे कानून का कोई फायदा ही नहीं है वहां पे। देश का निर्माण किसने किया है, देश के प्रति ईमानदार कौन है, टैक्स कौन ईमानदारी से भरता था, महंगाई के दर के बावजूद भी सामान कौन खरीदी करता था, जरा चेक कर लीजिए। फैमिली पेंशन स्कीम बाद में चेंज कर दी गई। आर्थिक मंदी आई थी, वो आर्थिक मंदी का बोझ पूरी तरह से ईपीएस के ऊपर लगा दिया गया, पेंशनर्स के ऊपर जो उस समय कर्मचारी थे। 90 से 92 का डेटा निकालिए, फिर 95 का डेटा निकालिए। ये इतना समय लगना ही नहीं चाहिए था केस को। सरकार की गलती है। 99.99% ये केस भारत सरकार की गलती है। जल्द से जल्द इनको न्याय दिया जाए। इन गरीब लोगों का जो पैसा रुकाया गया ब्याज दर के साथ उनके उनके अकाउंट्स में, उनके उनके पेंशन खातों में पैसा डाल देना चाहिए। सरकार को या ईपीएफओ को यह पैसा रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उन गरीबों के जान के ऊपर आप कब तक खेल करोगे। किसी के मेहनत का पैसा रोकना अच्छी बात नहीं है। उनके बाल बच्चों के निवाले छीनने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दुनिया चारों क्या बात करेंगे। 65 लाख लोगों के ऊपर शोषण है और ये किस तरह से केस कानून चलाया गया इस देश में। इस केस को पेंडिंग डालने की कोशिश की गई। षड्यंत्र साफ है, दुनिया के सामने है षड्यंत्र। डेटा निकालिए, चेक कीजिए, डेटा क्लियर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का तो काम है कि इन लोगों के कान पकड़ के पहले पैसे लोगों के, गरीबों के खाते में डालने लगाए जाए। उनके मेहनत का पैसा, पेंशनरों के फुकट का पैसा नहीं है वो, और कोई लॉटरी का पैसा नहीं है। उनके मेहनत, उन्होंने जो 30-35 साल नौकरी की है ईमानदारी से, उस नौकरी का उनका पैसा है वो। किसी को भी, भगवान को भी नहीं है वो पैसा रोकने का अधिकार। तो तुम तो इंसान हो, क्या सर्वोच्च न्यायालय है, क्या सरकार है, क्या कोई फर्क नहीं गिरता। भगवान ने खुद कहा है वो बात, धर्म करोगे तो मांगना पड़ेगा, कर्म करोगे तो ईश्वर को देना ही पड़ेगा। तो माननीय न्यायालय, पंत प्रधान मोदी जी और लेबर मिनिस्टर को लेके बैठिए और ये डेटा क्लियर कर दीजिए। ये भारत के गरिमा को लांछन लगाने की बात है। ये आप लोग आराम से जिंदगी गुजार रहे हो, उन गरीबों की जिंदगी को जरा झांक के देखो। कैसे आपकी रेस्पेक्ट करे, आपके सर्वोच्च न्यायालय पे कैसा भरोसा करेंगे लोग। अरे मर रहे गरीब लोग, नौकरी करके ईमानदारी से करके अपना आत्मसमर्पण कर चुके हैं, वो जीवन खत्म हो गया उनका, 4 दीवारों में कैद होके जी रहे वो, आप लोगों के गलत रणनीतियों के चलते। जरा केस को जरा गंभीर से देखिए और जल्द से जल्द सॉल्यूशन कीजिए। वहां पे एनपीए का डेटा निकालिए, एनपीए कौन ने डुबाया है, उन लोगों से पैसा वसूल कर लीजिए। इन लोगों के ऊपर बोझ डालते हो क्या उसका। महंगाई तो आप रोकते नहीं है। आंदोलन हीरो बन के मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे को न्याय मिला तो मेरे पिताजी को जीते जी उनके स्वाभिमान की जीत होगी, मेरे को वो चाहिए। कोई गरज नहीं है कोई हीरो बन के, कोई फायदा नहीं है। बहुत हीरो घूम रहे हैं देश में, बहुत हीरो घूम रहे हैं देश में, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अरे जो देश की न्याय प्रणाली ऐसी चल रही है तो क्या फायदा। देश की सरकार ऐसा कर रही है, कैसे मैं मेरे पंत प्रधान को सल्यूट करूं, कैसे मैं मेरे देश के न्याय प्रणाली को सल्यूट करूं। क्या करके रखा है वातावरण। कितने दिन ये केस को, कितने साल तक और पेंडिंग रखोगे। क्या उनके मरने के बाद खोलने का इरादा है आपका। मार दीजिए, फिर एक बार का सारे पेंशनर्स को मार दीजिए। आप आपस में बैठ के बांट लीजिए पैसा, या फिर अपने चमचों को जिनको जिनको बांटने का है बांट लीजिए पैसा, मार दीजिए उनको एक बार का। अपने तो पाप कबूल करने का नहीं, दूसरों का समय बर्बाद करने का, दूसरों के न्याय प्रणाली में बाधाएं लाने का नीच कृत्य है ये, नीच कृत्य बोलते हैं इसको। अच्छा नहीं है। मेरे को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से यह उम्मीद नहीं थी। पकड़िए उनको, लेबर मिनिस्टर को जवाबदेही करिए, उनकी जिम्मेदारी है ये। मैं सरकार में नहीं था, उस टाइम पे हमारी सरकार नहीं थी, ये जवाब नहीं दे सकते। ये अपरिपक्वता है। अब क्या करोगे, अब क्या कर सकते हो। मर गए बहुत पेंशनर, मर गए बेचारे, ऐसे ही मर गए।
है वो भी पेंशनर, आप ऐसे ही समय पेंडिंग रखिए, वो ऐसे ही मरते मरते मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं आंदोलन करके कुछ भी करके। अरे देश की न्याय प्रणाली सोए वाली है, न्याय प्रणाली देश की वही सोए वाली है, तो फिर क्या फायदा? मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, न्याय प्रणाली सोए वाली है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कितनी गंभीरता से इस केस को सॉल्व करना चाहिए था। यह बहुत बड़ा पाप हुआ है, आप लोगों को अभी यह पाप की कीमत नहीं समझेगी। देखिए आपको आपको आप बड़े लोगों को कितना आसान होता है ना, देश की गरिमा के ऊपर कीचड़ उछलता है तो उछलने दो, देश के न्याय प्रणाली के ऊपर कीचड़ उछलता है तो उछलने दो। हमारा क्या है? इतिहास, काय का इतिहास है, कौन लेना देना इतिहास का, संस्कृति का क्या लेना देना हमारे को किसी सभ्यता का, हमारे को इस देश के किसी का लेना देना नहीं। देश की गरिमा बर्बाद होती है तो होने दो ना जी, हम तो आराम से जिंदगी गुजारेंगे। देख लीजिए अभी, ये वही देश है, वसुधैव कुटुंबकम, भगवद गीता, गौतम बुद्ध, तीन चीजें छुपा नहीं सकते। सूर्य को छुपाया नहीं जा सकता, चंद्र को छुपाया नहीं जा सकता, और सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन यहां तो सब कुछ छुपाया जा रहा है। लॉकडाउन का क्या नाटक किया गया, दिख रहा है, सब बोलने की जरूरत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, कितना अपमान कर रहे हैं हम लोग उनका। महात्मा गांधी जी, सत्य अहिंसा का मार्ग, जिसने हमें आजादी दिलाई, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय बना, सत्यमेव जयते का टैगलाइन मिला आपको। आई डोंट, चीफ जस्टिस मेरे को नहीं पता किस तरह से जीवन गुजार रहे, मेरे को नहीं पता, लेकिन सरकार के ऊपर अंकुश लगाना यह सर्वोच्च न्यायालय का काम है। इतनी बड़ी केस है, इस केस को अति दक्षता, जैसा रहता है ना कि आईसीयू वार्ड जो रहता है ना, उस तरह से इस केस को सुलझाना चाहिए था। 5 महीने देश बंद था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, 5 महीने से देश बंद है। एखादा अगर पंतप्रधान रहता था, लेबर मिनिस्टर इच्छा शक्ति रहती थी तो 5 महीने में इन गरीब पेंशनरों का काम कर दिया होता, बैक एंड ऑफिस में काम हो गया होता, लेकिन नहीं। हमको क्या करने का है? देश बंद है, आराम करेंगे अभी। हमको तो देश चालू नहीं करने का, गरीब जनता को ना गरीबी दूर करने की, गरीबों को मारने का है। ठीक है, देख लीजिए। लोकमान्य तिलक, अरे गुलामी में भी पेपर में लिखते थे, वो सरकार के गलतियों के बारे में पेपर में बिंदास लिखते थे, किसी के बाप को नहीं डरते थे। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी लंदन में रह के भारत के लिए लिखते थे, वो भारत के बच्चों ने क्या करना चाहिए बोल के। वहां के जनता को अंग्रेज सरकार के गलतियों के बारे में एजुकेट करते थे स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी, गुलामी में रहते हुए, दूसरे देश में रहते हुए। यह ताकत थी भारत के मिट्टी की, और क्या बना दिया हमने इस देश को। कैसा कानून आप लोगों ने चलाया है, पूरे दुनिया देख रही है। आपको क्या अच्छा लग रहा है? माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेबर मिनिस्टर सच में जीवित है कि क्या है, वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख लीजिए। पेंशनर तो मर रहे हैं, और आप टीवी के ऊपर क्या डालते हो? सुशांत सिंह राजपूत की केस डालते हो। पेंशनर तो मर रहे हैं, मरने दीजिए। गरीब जनता मर रही है, बेरोजगार मर रहे हैं, मरने दीजिए। मजदूरों के रोजगार चले गए, मरने दीजिए। ठीक है, आप ही का चलने दीजिए। आप ही है भाई, माए बाप आप ही हो। आप कैसे पाप कर सकते हो? पाप तो हम ही लोग करते। मैं सर्वोच्च न्यायालय को आखिरी बार कह रहा हूं कि ये अति दक्षता विभाग में ये केस को ली जाए, और जल्द से जल्द गरीब पेंशनरों का, उनके मेहनत का पैसा बिना रोके, बिना किसी ब्लॉकेज के, उनका पैसा उनके पेंशन खातों में जमा होना चाहिए। उनके मेहनत का पैसा है सर। आप केस को पढ़िए, फैमिली पेंशन स्कीम देखिए, ईपीएस पेंशन स्कीम, दोनों भी पेंशन स्कीम लगाने वाली सरकार है, और जो नुकसान है वो गरीब पेंशनरों के ऊपर डाला गया। सरकार अपने हाथ, जिसने जिसने फैमिली पेंशन स्कीम निकाली उन्होंने तो करोड़ों में खेला, जिसने ईपीएस पेंशन स्कीम निकाली उसका तो वाह वाह हो गया, लेकिन गरीब पेंशनर धड़ाधड़ खत्म। क्यों? क्योंकि दूरदृष्टि नहीं, उनके पीछे लड़ने वाला कोई नहीं था, मार दिए, 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दिए, कोई फायदा नहीं, अभी बोल के कोई फायदा ही नहीं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।
ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते।